क्लास अभी तक हमने हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के हवाले से जो बात कही है वो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को अंडरस्टैंड करना है कि थ्योरम कहता क्या है। उसके बाद हमने वो फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सिलेक्शन पढ़ा है, देन माइग्रेशन एंड देन म्यूटेशन, और फिर इनके बैलेंस का भी पढ़ा है। अब दो और फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज हो सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, और इस इक्वेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं व्हेन p + q विल नॉट बी इक्वल टू 1। उनमें से एक फैक्टर जो है वो इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग इज़ आउटकम ऑफ नॉन रैंडम मीटिंग। जब पॉपुलेशन के सब मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता है कि वो ब्रीड करें, बल्कि कुछ को चांस ज़्यादा मिलता है कि वो ब्रीड करें, और कुछ को चांस नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है कि वो अपने अलील्स को, अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकें। तो ये फिनोमिना जो है ये नॉन रैंडम मीटिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग का मतलब है कि जो रिलेटेड जीनोटाइप्स हैं, मीटिंग उनके दरमियान हो रही है, जैसे कि कज़न्स, जैसे कि सिबलिंग्स। अगर मीटिंग या ब्रीडिंग उनके दरमियान हो रही है तो इसे इन ब्रीडिंग का नाम दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब इन ब्रीडिंग जो है इसकी एक्सट्रीम एग्जांपल है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंडिविजुअल जैसे कि आपने हर्माफ्रोडाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो अपने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ही एग को जो है वो फर्टिलाइज करते हैं। या अपने प्लांट्स के केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा। तो इन ब्रीडिंग की एक्सट्रीम एग्जांपल सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। इसके अलावा सिबलिंग्स ब्रीडिंग या फिर कज़न ब्रीडिंग, ये सभी जो है ये इसी में इन ब्रीडिंग में ही आ जाता है। इन ब्रीडिंग में जो है वो इसका आउटकम क्या होता है? इन ब्रीडिंग का आउटकम होता है एक्सेस होमोजाइगस जीनोटाइप्स। इन ब्रीडिंग के नतीजे में हमेशा जीनोटाइप्स जो हैं वो होमोजाइगोसिटी की तरफ जाते हैं। जैसे कि क्लास यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन, यहाँ पे देखें कि ये इन ब्रीडिंग कोफिशेंट के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, और इन ब्रीडिंग कोफिशेंट को एफ से डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द टू ऑफ द जीनोटाइप्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों जीन सेम हो, A1 सेम हो। तो ये क्या है? ये ये एफ को इससे मेजर किया जाता है। ठीक हो गया। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ एक हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड की, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दिस वन, ये एक डिप्लॉइड है। अगर ये जब इसमें रैंडम असॉर्टमेंट होती है, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि दोनों जाइगोट गेमीट्स बनते वक्त दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो अगर जाइगोट बने हैं दिस वन एंड दिस, तो A1 एक में चला गया है और A2 जो है वो दूसरे में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर ये जो A1 इंडिविजुअल है इसकी प्रोबेबिलिटी F1 जनरेशन है। ये अगर F1 जनरेशन है, दिस इज़ F1, तो F1 जनरेशन में कुछ मेंबर्स A1 कंटेनिंग होंगे और कुछ मेंबर जो हैं वो A2 कंटेनिंग होंगे, जिसमें A2 मौजूद होगा। अब यहाँ पे क्लास अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो इस A1 की हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो एक गेमीट में जाए, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी गेमीट में ना जाए, यानी दूसरा A2 वहाँ चला जाए। अब अगर F1, ये दोनों F1 है, दिस वन एंड दिस वन, ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है, F1 जनरेशन के हैं। अगर F1 के जनरेशन्स को आपस में इनब्रीडिंग इनकी की जाए तो तब क्या होगा? तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/8 चांस है कि वो यहाँ पर होमोजाइगस इंडिविजुअल बने। जिस तरह से अगर इनकी आपस में मीटिंग हो रही है तो क्योंकि 50% ये A1 है, तो 50% चांसेस हैं कि अगर A1 किसी ऐसे गेमीट के साथ फ्यूज़ कर जाएगा जिसमें A1 होगा, तो जो बनने वाला इंडिविजुअल है वो A1 ही होगा। ठीक हो गया। तो इस केस में होमोजाइगोट्स का नंबर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। F जो है उसकी वैल्यू 1 से 0 हो सकती है। 1 का मतलब है कंप्लीट होमोजाइगोसिटी, यानी इंडिविजुअल सारे का सारा उसमें होमोजाइगस अलील्स मौजूद हैं, यानी इस पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स ज़्यादा हैं। जबकि 0 F के होने का मतलब है कि यहाँ कंप्लीट हेट्रोजाइगोसिटी है, और इसके दरमियान की वैल्यू बताती है कि जैसे कि क्लोज टू F1
एफ की वैल्यू क्लोज टू 1 होगी तो इसका मतलब है ज़्यादा होमोजाइगोट्स हैं, कम हेट्रोजाइगोट्स हैं, और क्लोज टू 0 होगी तो इसका मतलब है ज़्यादा हेट्रोजाइगोट्स हैं और कम होमोजाइगोट्स हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखी जाए क्लास, तो ये आप इसको देखेंगे दिस वन। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर इसकी P और Q हमारे पास अलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इन ब्रीडिंग F की रेशो से हो रही है तो PF क्या होगा, कैपिटल ए दिस वन, और QF क्या होगा, स्मॉल ए। Q क्या हमारे पास हुआ करता है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, और P क्या होती है हमारे पास, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी। तो इसके साथ F का इजाफा करने का मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग हो रही है। ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग इंडिविजुअल होंगे वो 1 माइनस एफ होंगे। ठीक है। रिमेनिंग जो जीनोटाइप्स होंगी वो 1 माइनस एफ से उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि पॉपुलेशन में अगर इन ब्रीडिंग हो रही है और इन ब्रीडिंग जो है वो एफ की रेशो से हो रही है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ए इंडिविजुअल हैं इनको हम पी स्क्वेयर इंडिविजुअल कहते हैं ना। तो ये जीनोटाइप ए पी स्क्वेयर है। इसको हमने किससे ये इंडिविजुअल कितने होंगे, पी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एफ प्लस पी एफ। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एफ प्लस पी एफ, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जाएगी। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वेयर इंडिविजुअल में इजाफा हो रहा है पी क्यू एफ का। सही हो गया। पी क्यू एफ क्या है, पी क्यू क्या होते हैं, हेट्रोजाइगोट्स, और हेट्रोजाइगोट्स एफ की रेशो से इसमें एंटर हो रहे हैं, पी की फ्रीक्वेंसी में एंटर हो रहे हैं। अब दूसरी हम हेट्रोजाइगोट्स की बात करें ए, तो ये कितने होते हैं हमारे पास, 2pq को भी हमने 1 माइनस एफ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी जीनोटाइप्स को अपने 1 माइनस एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको खोलेंगे तो 2pq माइनस 2pqf, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, माइनस क्या बता रही है, ये कम हो रहे हैं, हेट्रोजाइगोट्स 2pqf की रेशो से कम हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है रिसेसिव होमोजाइगोट्स। तो रिसेसिव होमोजाइगोट्स में क्यू स्क्वेयर 1 माइनस एफ, उसी तरह से जैसे आपने पी के लिए किया था वैसे ही क्यू के लिए करेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी तरह की पी स्क्वेयर की तरह की इक्वेशन आएगी। इसका मतलब आपने इन तीनों इक्वेशन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि पी स्क्वेयर इंडिविजुअल में इजाफा हो रहा है और क्यू स्क्वेयर इंडिविजुअल में भी इजाफा हो रहा है, जबकि जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनमें कमी हो रही है। समझ आ गई इस बात की। तो ये हमारे पास हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इन दैट केस जो है वो p प्लस q विल नॉट बी इक्वल टू 1। और यहाँ पर एक और बात भी है, अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर अगर f की वैल्यू 1 एज्यूम कर लें, f की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है, कंप्लीट होमोजाइगोसिटी। तो अगर आप f की वैल्यू 1 एज्यूम करेंगे यहाँ पर लाइक दिस, ये देखें, अगर f की वैल्यू 1 है तो ये फैक्टर 1 होगा, और ये f अगर 1 हो जाए तो 2pq माइनस 2pq विल इक्वल टू 0 इफ़ f इज़ 1। तो इसका क्या मतलब है, हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं, 0। लेकिन अगर यहाँ पर f को आप 1 के इक्वल कर लें तो पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर में पी क्यू इंडिविजुअल का इजाफा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी क्यू स्क्वेयर में पी क्यू इंडिविजुअल का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर f 0 होगा, तो अगर f 0 होगा क्लास, तो तब क्या होगा, तब आपने देखा यहाँ पे अगर आप 0 कर लें तो ये सारा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन 0 हो जाएगा और ये फ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। जब ये तीनों फ्रैक्शन 0 हो जाएंगे देन ये नॉर्मल हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन होगी, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात। अब इसके हवाले से जो आखिरी कॉन्सेप्ट हमने लेना है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। इनब्रीडिंग जो है, क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, और होमोजाइगोसिटी दोनों तरह की होती है, पी स्क्वेयर इंडिविजुअल भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्यू स्क्वेयर इंडिविजुअल भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि क्यू स्क्वेयर ज़्यादातर रिसेसिव इंडिविजुअल्स होते हैं, तो ये स्मॉल ए जनरली कोई भी डिजीज़, ज़्यादातर डिजीज़ जो हैं वो रिसेसिव एलील कंट्रोल करते हैं। क्यू स्क्वेयर का मतलब ये भी हो सकता है कि रिसेसिव जो डेलिटेरियस अलील्स हैं उनका ज़्यादा हो जाना, रिसेसिव होमोजाइगोट्स का ज़्यादा हो जाना। जब रिसेसिव होमोजाइगोट्स ज़्यादा होंगे
तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में डिजीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो जो पॉपुलेशन इनब्रीडिंग शो करती है उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी, उनके करेक्टर्स, उनके ट्रेड्स जो हैं उनमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी उनकी क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से कैटल्स में आप देखें, फार्म में देखें, जहाँ पर इनब्रीडिंग कंटिन्यूस की जाती है, क्रॉप्स में इनब्रीडिंग की जाती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी यील्ड कम हो जाती है, कैटल में मीट प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये इनब्रीडिंग की वजह से है। तो इस फिनोमेना को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। हाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड? It can be calculated by the ratio, and this ratio is telling us about the inbred over आउटब्रेड पॉपुलेशन। इनब्रेड पॉपुलेशन आपने अभी कैलकुलेट की है Q² प्लस PQF, और आउटब्रेड पॉपुलेशन इसमें F नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा? Q² के। इसको सॉल्व करेंगे क्लास, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें इस वैल्यू के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर P और Q 0.5 है और F की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर रखी है 0.0625, तो इसमें Q जो है, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन कितना आएगा? 1.06। तो और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है कि ये इसमें आप देखें Q जो है वो 0.005 है, तो ये रेशो ये इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक रेशो है जिसमें आपने कैलकुलेट करनी है आउटब्रेड और इनब्रेड पॉपुलेशन को। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा।